नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ष 2021 का जो बीएड का एंट्रांस पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते करते हमने क्या कर दिया, दो पार्ट इसके सॉल्व कर दिए हमने ऑलरेडी। तो जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, जीके आपका हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन कवर कर दिया था, और सेकंड पार्ट में हमने मैथमेटिक्स वाले कुछ एक पोर्शन डिटेल में सॉल्व किया था, जिसकी पिछली वीडियो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो जिसने पिछली वीडियो देखी वो जाके देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीडियोज़ है थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह के थोड़ा आपको, क्योंकि चीज़ें अगर डिटेल में समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जा रही है। हम इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो 78 के बाद 79 वाले क्वेश्चन है, 79 से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 79 क्वेश्चन नंबर 79 से। इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी से हम कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब आप कुछ में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ते हो, हिंदी में नहीं पढ़ते हो। तो इसका क्या है, आप खुद से हिंदी में पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको मैं जो एक क्वेश्चन पेपर है इसको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा रहा हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से हिंदी में आपको पढ़ना है, हिंदी में आपको वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी समझा तो मैं देता ही हूँ आपको कि भाई इसका हिंदी में क्या मतलब है। तो ये कह रहा है चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, कोई डिफरेंट फ्रॉम अदर, डिफरेंट नंबर आपको यहाँ से चूज करना है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ नंबर चेक करने की, तो जब भी आप कोई नंबर चेक करें, सबसे पहले आप देखें इवन और ऑड। सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है, इवन और ऑड देखने से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, और ये इवन है, ठीक है। सबसे पहले वाला, सबसे पहले आपने ये देखना है, ठीक है। तो सबसे इवन ऑड के हिसाब से देखूँ तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर और क्या, किसी हिसाब से देख सकते हो आप डिविजिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सी संख्या परिमेय, कोई यहाँ पे मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं जो किसी से भाग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप इसके बेसिस पे भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे भाज्य अभाज्यता के हिसाब से चेक करूँ, ठीक है, कि कोई डिवाइड होता है कि नहीं, तो ये वाली संख्या तो आप सीधा सीधा 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आपको पता लग रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 5। जिसके भी लास्ट में 5 या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, इनके अगर मैं इन सभी इन जो टोटल टर्म इनको ऐड कर दूँ, 8 3 11, 11 और 1 12, ठीक है। तो जो इनका सम है वो है 12, और ये सम किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। यदि ये सम 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो ये मतलब 180 जो ये वाली संख्या है 8183, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसकी तो लास्ट में 2 है, सम संख्या है। तो यदि लास्ट में सम संख्या हो या 0 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। अब बात करूँ इस टर्म की, ठीक है। तो इस टर्म में क्या है, ये 9 9 और 1 10, 10 और 1 11, इन तीनों टर्म को मैं ऐड करूँ तो रिजल्ट आता है 11। तो 11 3 से भी भाग नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या 3 से तो भाग होगी नहीं। तो क्या ये संख्या आपकी 2 से भाग होगी, 2 से भी भाग नहीं होगी, लास्ट में ऑड नंबर है, तो किस से भाग होगी ये, ठीक है। अब आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि क्या ये भाग होगी भी कि नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, सिंपली 3 के बाद आप, क्योंकि इवन नंबर से तो होगी नहीं है, तो आप ऑड नंबर से डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। 3 के बाद 5 से ट्राई करो, 5 से होगी नहीं, 7 से ट्राई करो, 9 से ट्राई करो, 11 से ट्राई करो। तो इस तरह से 11 17 से ट्राई करोगे, ठीक है। तो आप 17 से ये डिवाइड हो जाएगी, तो 17 17 7 119, ठीक है। तो ये क्या है, 17 से भाग हो जाएगी। तो डिविजिबिलिटी के हिसाब से तो ये उत्तर इसका होगा नहीं, क्योंकि सबकी संख्या क्या है, भाग हो जा रही है। तो यहाँ पे इस भाज्य और अभाज्य के हिसाब से ये आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 242, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको सभी तरीके बता दिए जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे 242 इसका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्या करना है, क्वालिटी इंक्रीज कर दीजिए आप अपने फ़ोन की, या फिर जो मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल आपको PDF करवाई है, वहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो आराम से, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि इस सीरीज़ में जो यहाँ पे डैश है, इसमें कौन सा नंबर आएगा। सीरीज़ वाला क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यदि मैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचूं, तो जो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो हमेशा ही आपने इनके बीच के डिफरेंस से शुरू करने हैं, ठीक है। तो यदि मैं इन दो टर्म्स की डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनको लिख लूँ या फिर यहीं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख ही लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस पेन की थोड़ा पतला कर देता हूँ इसको, ओके। तो ये क्या है, पहली टर्म है 325, ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म है 259, तीसरी टर्म है 204, चौथी टर्म है 160, उसके बाद है 127, उसके बाद डैश, उसके बाद है 94, ठीक है। अब क्या करना है, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता करो। जैसे कि आपको मैंने दिख रहा होगा आपको कि मैंने डिफरेंस कैलकुलेट कर रखा है। तो ये है कितना है, 66, इन दो के बीच का डिफरेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स, इन दो के बीच का कितना डिफरेंस होगा, इनके बीच का डिफरेंस है 55 का, ठीक है। मैंने निकाल रखा है, आप एक बार खुद से निकाल के देख सकते हो। इनके बीच का कितना है, 44 का। इनके बीच का कितना है, 33 का।
अच्छा, तो इसके बीच का ये वाली टर्म जो होगी और जो इस डैश में जो टर्म आएगी उनके बीच का कितना डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सोचूं तो अगर इन डिफरेंस को आप एनालाइज करो, यहाँ 66 आ रहा है, यहाँ 55 आ रहा है, यहाँ 44 है, यहाँ 33 है, तो ये आपको किसी के सिमिलर लग रहे हैं। यदि आप 11 का टेबल पढ़ो तो 11, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जो इन दो के बीच का डिफरेंस 66 का है, तो अगली टर्म के बीच का डिफरेंस कितना का होगा, 66 माइनस 11 मतलब 55 का, तो उससे अगली वाली में 55 माइनस 11 44 का, उससे अगली वाली में 44 माइनस 11 35 का, तो इससे अगली वाली में कितने का डिफरेंस होगा, 35 माइनस 11। तो 35 से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो कितना आता है, 24। तो मतलब जो यहाँ पे 27 है और जिससे अगले वाली टर्म होगी उन दो के बीच कितने का डिफरेंस होगा, 24 का डिफरेंस होगा। तो अब देखते हैं ऐसी कौन सी टर्म है, यदि यहाँ पे 105 लिखा हो, यदि यहाँ पे मान लो 105 लिखा हो, तो 105 और 127 के बीच कितने का डिफरेंस होगा, 127 और 105 के बीच एग्जैक्टली कितने का होगा, 24 का डिफरेंस होगा। तो एक मिनट, 24 का होगा, एक मिनट एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 127 है, तो अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे 24 का होना चाहिए, या फिर नहीं 22 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे, मैं थोड़ा गलत बोल गया इसको, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, 11 4 जार 44, 11 5 जार 55, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने का टर्म का कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 22 का डिफरेंस होना चाहिए, 22 का। तो 127 से जब आप 22 माइनस करते हो तो कितना आता है, 5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे आएगा 105। तो मतलब यहाँ पे कौन सी टर्म होगी, 105 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप, डैश में कौन सी टर्म आएगी, 105 यहाँ पे टर्म आएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया, एक बार आप रिवाइंड करके देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैंने यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 डायरेक्शन से रिलेटेड है, बेसिकली डायरेक्शन से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि निरंजन मूव्ड अ डिस्टेंस 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकड फॉर 50 मीटर, turned left again and walked 160 meter, finally he turned to the right and an angle of 45 degree, in which direction he moving finally, ठीक है। तो ये कुछ एक यहाँ पे स्टेटमेंट पास कर रहा है, कुछ नहीं करना है, जो भी ये कह रहा है ना वो कर दो, बस इतना करो आप, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे एक जमा बना देना है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यदि इन डायरेक्शंस के अलावा किन्हीं डायरेक्शन की बात करूं तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इन दो के बीच की क्या डायरेक्शन होगी, वेस्ट और नॉर्थ के बीच नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और इन दो के साउथ और वेस्ट के बीच क्या होगा, साउथ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन। और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी कितनी की, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट। समझ गए आप इन सभी डायरेक्शन को। तो इनके अलावा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा भी आप कुछ एक डायरेक्शन को समझ गए होंगे, ठीक। यदि मैं बात करूँ, अब थोड़ा सा देखो, इनको मैं मिटा देता हूँ, अब थोड़ा सा आपको एंगल के हिसाब से मैं बात करूँ, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बीच का, नॉर्थ ईस्ट के बीच का कितना एंगल होगा, देखो 90 डिग्री के बिल्कुल बीच से जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस होगा यहाँ पे, 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की लाइन पे, तो किस लाइन पे, इस लाइन पे होगा। यदि वो 45 डिग्री मुड़े, मतलब ऐसे वो 45 डिग्री मुड़ा, तो मतलब किस डायरेक्शन में, अभी किस डायरेक्शन में देख रहा होगा फिर वो, यदि वो 45 डिग्री इधर को मुड़ेगा, ठीक है। यदि वो 45 डिग्री मुड़ेगा नहीं, यदि वो क्या करेगा, इस ओरिजिन से क्या हो, जैसे ये ओरिजिन पे अभी वो है, ठीक है, ऐसे वो कहाँ चल रहा है, ऐसे ईस्ट की ओर चल रहा है। अब क्या करेगा, वो 45 डिग्री की ओर मुड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो अब उसके वो किस डायरेक्शन की ओर देख रहा होगा, वो देख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट की ओर। कहाँ की ओर देख रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट की ओर, क्योंकि वो मुड़ चुका है 45। यदि वो कंप्लीटली 90 डिग्री मुड़ता तो कहाँ की ओर देख रहा होता, वो नॉर्थ की ओर देख रहा होता, ठीक है। क्योंकि वो 45 डिग्री मुड़ा है, तो अब कहाँ की ओर देखेगा, वो नॉर्थ ईस्ट की ओर देखेगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो ये मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बीच में कहीं सेंटर है, जहाँ से सारी मूवमेंट शुरू करनी है आपने, यहाँ से सब कुछ आपको यहीं से शुरू करना है। तो निरंजन मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ से आप नॉर्थ जाओ पहले, इस ओरिजिन से नॉर्थ,
नॉर्थ कितना मीटर गए आप, 150 मीटर नॉर्थ गए, ठीक है जी। तो ये 150 मीटर मैंने यहाँ लिख लिया, 150 मीटर नॉर्थ गए आप। देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक। अब लेफ्ट कहाँ की ओर होगा, देखिए इसको खुद को इस लाइन के ऊपर चलता हुआ इमेजिन कीजिएगा, तो यहाँ आपका राइट होगा, यहाँ आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका, लेफ्ट होगा। इस डायग्राम के ऊपर मत जाइएगा, ये गलत है, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा। तो कहाँ की ओर मुड़ना है अब हमने, ये 150 को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, यहाँ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। अब आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो ये आप मुड़े लेफ्ट। देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकड फॉर 50 मीटर्स। अब देखिए वो लेफ्ट की ओर मूव किया और कितने चला, 50 मीटर चला, चल पड़ा वो 50 मीटर। तो लो जी यहाँ चल पड़ा 50 मीटर। तो ये यहाँ से अगर ए से शुरू किया होगा इसने, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जब पास हो गई तो यहाँ पे बी पे पहुंचा, अगली स्टेटमेंट जब पास हुई तो यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंच गया होगा। देन टर्न्ड लेफ्ट अगेन, तो यहाँ पे जब इस लाइन पे चला वो और यहाँ सी पॉइंट पे पहुंच गया, तो वो फिर से लेफ्ट मुड़ा। अब खुद को इस लाइन पे चलता हुआ एज्यूम कीजिएगा आप, ठीक है। और तो अब आपका लेफ्ट कहाँ होगा, इस ओर, और राइट कहाँ होगा, इस ओर, ठीक है यहाँ। तो अब इस सी पॉइंट के बाद मुड़ेगा, फिर से अगर आप लेफ्ट मुड़ोगे तो कहाँ की ओर जाओगे, नीचे की ओर। लेफ्ट की ओर जो वो मुड़ा तो उस लेफ्ट की ओर चल रहा हो, कितने मीटर चला, 160 मीटर चला वो, 160 मीटर। तो ये कुछ होगा 160 मीटर, क्योंकि यहाँ तक होगा आपका 150 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 150 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही 150 होगा। तो 160 कुछ आपका यहाँ नीचे तक जैसा हो जाएगा। तो ये मान लो आपका 160। अब कहाँ पहुँच गया जी, वो पहुँच गया है डी पॉइंट पे। अब इस डी पॉइंट पे आके क्या होगा, फाइनली ही टर्न टू द राइट एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए डी पे है वो, अब राइट कहाँ है इसका, ऊपर से इसको नीचे की ओर एज्यूम अगर आप करेंगे तो राइट कहाँ आएगा आपका, इधर को आएगा, और लेफ्ट कहाँ आएगा आपका, इधर को आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वो क्या किया, वैसे तो वो कहाँ की ओर आ रहा था, ऐसे नीचे की ओर आ रहा था, पर उसने टर्न किया कितना, यदि वो 90 डिग्री टर्न करता तो वो ऐसे टर्न करता, पर क्या उसने ऐसे टर्न किया 90 डिग्री, तो उसने किया नहीं। तो उसने कितना टर्न किया, 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, 45, तो 45 का होगा कुछ इधर होगा ऐसे, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये इस तरह को मूव किया। तो अब आपको बताना है कि वो फाइनली किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है। तो देखिए ये कौन सी है, ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो वेस्ट और साउथ के बीच में देख रहा है, अभी कहाँ की ओर देख रहा हो, ये वाली लाइन है ना वो, तो ये कहाँ है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो कहाँ की ओर देख रहा होगा, वो साउथ वेस्ट की ओर देख रहा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से डील करने हैं। तो बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। आपको इसके साथ थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा बैकग्राउंड नॉइस के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के साथ, 82 की बात करते हैं। 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, देखो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए एट व्हाट एंगल द हैंड ऑफ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 40 मिनट्स पास्ट 2। ये क्या कह रहा है कि 2:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने का एंगल बन रहा होगा, 2:40 पर। देखिए मैंने आपको एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एक आसान सा फॉर्मूला बताया था पीछे भी आपने इसका पिछले पार्ट में भी हमने सॉल्व किया था कि एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ 11m माइनस 60h, ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपके पास यहाँ गिवन है, तो टाइम क्या क्या गिवन है आपके पास, पहली बात, ठीक है। तो एंगल, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता लगी गया, ताकि मैं मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह दे पाऊँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कितना टाइम कितना हुआ है, 2:40 यहाँ पे टाइम हुआ है, तो ये टाइम हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जी आपका एंगल इज इक्वल टू 11m फॉर्मूला है आपका हाफ ऑफ मॉड ऑफ 11m माइनस 60h, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आवर कितना है यहाँ पे, h की जगह आपको 2 पुट कर दो और m की जगह आप क्या कर दो, 40 पुट कर दो। अब हमेशा ही h की जगह, अब देखो यदि कहीं बज रहा है 12:15 और वो पूछे कि 12:15 पे हमें बताओ भाई कि घड़ी, घंटे और मिनट की सुई में क्या कितने का एंगल बन रहा होगा, तो उस केस में आप h की जगह 12 पुट नहीं करोगे, ये एक्सेप्शन है इसकी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जहां भी टाइम में जो आवर है, आवर वाला हैंड है वो 12 मतलब 12 कुछ मिनट हो रहे होंगे, जैसे 12:01 से लेकर 12:59 तक, यदि इन दो के बीच कोई भी टाइम हो रहा होगा, वहां पे आप h की जगह आपको 12 पुट नहीं करना है, वहां पे हमेशा ही h की जगह आपने क्या पुट करना है, 0। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है कि वहां पे h की जगह क्या करना है, पुट 0। इसको आप अपने नोट्स में कहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी में जो ये टाइम एंड क्लॉक वाले हैं, ये मैं इनके जो PDF है, जो इनके नोट्स मैंने बनाए थे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखी होगी, तो इसको आप अपने नोट्स में भी थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एंगल क्या निकल के आएगा, हाफ ऑफ 11m, m क्या है, अब m तो सिंपल है 40,
माइनस 60 एच कितना है भाई 2, ये मॉड बंद हो गया, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 440 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 120 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये मॉड है एंगल यहाँ बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। अब क्या होगा, तो जो ये मॉड है, अब क्या होगा यहाँ पे, जो ये मॉड है ये दो तरीके से खुल सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा इसको 440 को मैं थोड़ा सॉल्व कर दूँ, 440 से अगर मैं 120 माइनस करूँ तो कितना आता है जी, ये आता है आपका 320, यही आता है ना। ओ वेट अ मिनट, थोड़ा सा आपकी शायद ये स्क्रीन है ये गड़बड़ हो गई है, तो बीच में एक मिनट, ओके, तो बीच में देखिए इसमें थोड़ा सा एरर, टेक्निकल एरर आ ही जाते हैं थोड़े सा, उसके साथ आपको मैनेज करना होगा। ओके मैं कोशिश कर, हाँ ये आप शायद अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। तो बीच में देखिए दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ सकते हैं, तो इसके साथ आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो आप मैं क्या कह रहा था कि 440 से जब आप क्या करेंगे 120 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 320 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 320, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब क्या कर सकता हूँ मैं, तो ये एंगल है, ठीक है। तो अब हमेशा या तो 320 है ना, तो ये मॉड आपको पता है मॉड दो में टूटता है, एक बार प्लस में टूटता है, एक बार माइनस में टूटता है, ठीक है। तो अब जब मैं प्लस में ले, अगर इस टर्म को पूरी क्वांटिटी को जब मैं प्लस में लेता तो क्या निकल के आएगा, हाफ, क्योंकि प्लस ले रहा हूँ तो प्लस वाले टर्म से लूंगा मैं अंदर, तो हाँ 320, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कितना निकल के आएगा, 160 निकल के आएगा, ठीक है। तो एंगल कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ पे, 160 निकल के आया, 160। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने कहा था कि मैं प्लस और माइनस ले सकता हूँ मॉड को, तो अब माइनस वाला लेके दिखाओ, तो यहाँ ले रहा हूँ देखो, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ माइनस ऑफ 320, तो ये कितने का एंगल निकल के आएगा, माइनस ऑफ 160 का एंगल निकल के आएगा। अब क्या ये एंगल कभी माइनस में एग्जिस्ट करते हुए देखा है आपने, क्या कभी कोई एंगल माइनस का देखा है, नहीं देखा होगा। तो एंगल क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 160 वाला ही पॉजिटिव वाला आप कंसीडर करोगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बी ऑप्शन पे लगाया है, ठीक। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको देखना है एग्जाम में, ऐसे कुछ इसी तरह के सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे, बस आपको टर्म्स चेंज कर दिया जाएगी। वहाँ पे यहाँ पे आपसे पूछा था कि 2:40 पे कितना का एंगल बन रहा होगा, वहाँ पूछ देगा कि 12:35 पे कितने का बन रहा होगा, वही इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं। बाकी जो मैंने प्रोसीजर तो आपको बता ही दिया कि किस तरह से इन क्वेश्चन को डील किया जाता है। अब बढ़ते हैं 83 की ओर। 83 क्या कह रहा है देखो, इन अ क्यू अमृता इज 10th फ्रॉम द फ्रंट व्हाइल मुकुल इज 25th फ्रॉम बिहाइंड एंड ममता इज जस्ट इन द मिडल ऑफ द टू। इफ देयर आर 50 persons इन द क्यू, व्हाट पोजीशन डज ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। अब ये क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट का। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है राइट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, राइट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। ये लिख लो कहीं अपने पास, लिख लो और नोट कर लो। राइट और लेफ्ट ये क्या चीजें हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, या आप मतलब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि किस तरह से पूछ रहा है वो, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे पूछता है कि फ्रंट एंड बिहाइंड, ठीक है, 10th फ्रॉम द फ्रंट, मुकुल इज 25th फ्रॉम राइट, तो आप इस तरह से भी सकते हो फ्रंट प्लस बिहाइंड इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको ये फॉर्मूला तो समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्यू अमृता इज 10th फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। तो ये देखिए ये कोई आपका स्टेज है ना, ये वाला स्टेज है। तो यहाँ कुछ लाइनें लगी हैं, ऐसी लाइनें लगी हैं, ठीक है। तो फ्रंट कहाँ आया इनका, ये वाली पोजीशन, आगे वाली पोजीशन फ्रंट है। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसी एक लाइन लगी है यहाँ पे इस स्टेज के आगे ऐसे, तो इसमें क्या है, ऐसे कुछ लोग टिके हुए हैं, जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये कुछ लोग हैं, ये लाइन है, ये इस लाइन पे ऐसे रुके हुए हैं ये कुछ लोग। तो ये क्या कह रहा है कि जो अमृता है वो 10th पोजीशन, उसकी वो 10th पोजीशन पे फ्रंट से 10th पोजीशन कहाँ होगी, ऐसे आपकी फ्रंट से ऐसे, ये फर्स्ट पोजीशन है फ्रंट से, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे ही मान के चलो कि अमृता कहीं यहाँ जैसे है और ये 10th पोजीशन है, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि मुकुल इज 25th फ्रॉम बिहाइंड। अब देखिए मुकुल कहीं 25th है वो बिहाइंड से, तो बिहाइंड से आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे उसके लिए 25th 24th ऐसे, या लास्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 है ना, 50, तो सबसे लास्ट में कितने पर्सन होंगे, यहाँ पे 50 होंगे, तो यहाँ पे 49, ठीक है। इस तरह से आप काउंट करेंगे, वो कहीं 25th पोजीशन पे होगा, लास्ट से आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो वो कहीं यहाँ पे 25th पोजीशन। तो यदि हम इस तरह से सॉल्व करें ना बच्चों इसको, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो फॉर्मूला पता है, हमें तो इजीली करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये पोजीशन है दोनों को फ्रंट पे ले आएंगे। फ्रंट पे ले आने का मतलब क्या है कि जो अमृता है उसकी फ्रंट की पोजीशन तो मुझे पता है कि फ्रंट से वो 10th नंबर पे है,
पर जो मुकुल है उसकी मेरे को बिहाइंड वाली पोजीशन पता है कि वो बिहाइंड से 25th नंबर पे है, तो उसकी भी कौन सी पोजीशन पता करनी है मुझे? फ्रंट वाली पोजीशन पता करनी है। यदि उसकी मुझे फ्रंट वाली पोजीशन पता करनी है तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूँ? देखो यहाँ देखो, तो राइट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, या फिर फ्रंट प्लस बिहाइंड इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो अब मैं फ्रंट प्लस बिहाइंड वाले में देखो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं? मुकुल के लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुकुल के लिए कर रहा हूँ अभी मैं, मुकुल के लिए, ठीक है। अभी मुझे मुकुल का पता है कि बिहाइंड से वो 25वें नंबर पे है, पर वो फ्रंट से कितने नंबर पे है ये मुझे पता करना है। तो क्या कर दूंगा? तो फ्रंट प्लस बिहाइंड से कितने नंबर पे है? वो 25 नंबर पे, और टोटल कितने स्टूडेंट है? 50 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रंट प्लस 25 इज इक्वल टू 51, और फ्रंट इज इक्वल टू 51 माइनस 25। तो 51 से 25 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा? 26। हाँ 26, ठीक है। तो ये कितना निकल गया? फ्रंट से कितने नंबर पे है? वो 26 से। अब आपको जो अमृता है और जो मुकुल है उन दोनों की फ्रंट से पोजीशन पता चल गई है, ठीक है, लग गई पता। तो यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये चीजें जो है ये आप साथ साथ लिखते रहिएगा अपने पास, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपको पता चल गई है ना। तो क्या पता चला कि अमृता जो है, अमृता उसकी फ्रंट से कितनी पोजीशन है? फ्रंट से 10th नंबर पे है वो, और जो मुकुल है वो फ्रंट से कितने नंबर पे? अभी हमने कैलकुलेट किया 26 नंबर पे, और जो ममता है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, ठीक है। और आपको उस ममता फ्रंट से कौन सी सीट ऑक्युपाई करती है वो बताना है, क्योंकि आपको बताना था कि ममता फ्रंट से कौन सी सीट ऑक्युपाई करती है, इसीलिए मैंने क्या किया? मुकुल को फ्रंट की फॉर्म में चेंज किया। यदि वो पूछता कि ममता बैक से कितने नंबर पे है, तो मैं क्या करता? अमृता को बैक की फॉर्म में, मतलब बैक वाली फॉर्म में कन्वर्ट करता। किस तरह से? उसी फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले से मैंने मुकुल को फ्रंट वाले में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है कि जो ममता है वो इन दोनों के बीच में है। तो देखो एक 10th पोजीशन पे है, एक 26th पोजीशन पे है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 16 का डिफरेंस है। 16 का डिफरेंस है, तो इनका 16 का मिड कितना हुआ? 16 डिवाइडेड बाय 2 8। कितना हुआ मिड? 8। 8। इस 8 का मतलब क्या है कि 10 से 8 सीट बाद कौन बैठती है? ममता। 10 से 8 सीट बाद कौन बैठती है? ममता। तो 18। तो ममता के सीट नंबर क्या होगा? 18, ठीक है। ममता का सीट नंबर क्या होगा? 18, ठीक है। तो ममता कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करेगी? 18th पोजीशन ऑक्युपाई करेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। तो इस तरह से यदि कोई भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हो? उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। If the third day of a month is Tuesday, which of the following would be the fourth day before the 27th of the month? अब देखिए ये कैलेंडर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कैलेंडर प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने पीछे वाले जो भी वहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन करवाए हैं, और वहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया है। तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा। यदि किसी को पता नहीं है, वो मैं प्रीवियस वीडियोज़ जो प्रीवियस ईयर की मैंने करवाई है वहाँ पे आप देख सकते हो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। थोड़ा सा मैं यदि यहाँ पे बता दूँ, मान लीजिए आज 1 तारीख है किसी मंथ की और आज है मंडे। तो ये क्या होगा? अब ये मंडे कब रिपीट होगा? अगली बार 8 तारीख को ये रिपीट होगा। 8 तारीख को मंडे फिर से रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 7 तारीख तक संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चलता रहेगा, और 8 तारीख को क्या आएगा? फिर से मंडे, ठीक है। यदि मैं आपसे सीधा पूछूं कि यदि 1 तारीख को मंडे था किसी मंथ में, तो मुझे बताओ 15 तारीख को क्या होगा? तो उस केस में क्या करोगे आप? ये 15 है, सीधा इसको 7 से क्या करना है आपने? ये 15 है, इसको आप 7 से डिवाइड कर दोगे सीधा। 7 दूनी 14 और 1 15। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? शेषफल 15। क्या बचा? शेषफल 1 बचा। इस शेषफल को ही मैं ऑड डे बोलता हूँ, ठीक है। इस शेषफल को क्या बोलता हूँ मैं? ऑड डे। अब एक ऑड डे बचा आपके पास, तो अब मुझे क्या करना है? इस ऑड डे को मेरा जो डे था जो मेरे को गिवन था उसमें ऐड कर देना है। तो मंडे मेरे को पता था कि 1 तारीख को मंडे है, मंडे, तो 15 तारीख को क्या होगा? मंडे प्लस 1 मतलब मंडे में आपने एक दिन जोड़ना है। तो मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। तो 15 तारीख को क्या होगा? ट्यूसडे होगा 15 तारीख को, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो मंडे प्लस 1 का मतलब क्या समझोगे आप? मंडे प्लस 1 का मतलब समझोगे कि मंडे के बाद जाना है आपने एक, तो मंडे के बाद ट्यूसडे। अगर मंडे प्लस 3 होता तो मंडे के बाद जाओगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो उसके बाद क्या होगा? मंडे प्लस 1 3 कितना हो जाएगा? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। तो ये कुछ मैंने ये आपको थोड़ा सा ऑड डे का कॉन्सेप्ट फिर से आपको बता दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है?
इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज ट्यूजडे, तो यदि 3 तारीख को क्या है भाई किसी मंथ के ट्यूजडे है, तो आपको बताना है कि तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फोर्थ डे बिफोर द 27th ऑफ द मंथ। 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 27 तारीख से 4 दिन पहले की यदि बात हो तो 27 - 4 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 23, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 23 तारीख को क्या वार होगा, 23 तारीख को, ठीक है, आपको बताना है कि 23 तारीख को क्या वार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 तारीख को आपको वार पता है और आपको बताना है कि 23 तारीख को क्या वार होगा, ठीक है। अब आप क्या करो, 23 में से 3 घटा दो, ठीक है, 23 में से 3 घटा दो तो कितना मिलेगा आपको 20, ठीक है। तो कितने दिन 23 और 30 के बीच कितने दिन का गैप है, 20 दिन का गैप है, ठीक है। इस 20 दिन के गैप को अब क्या करो आप 7 से डिवाइड करो। क्यों 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 3 तारीख के बाद 11 तारीख को फिर से आपका क्या आ जाएगा, 3 तारीख के बाद कब आएगा आपका फिर से 3 के बाद आपका 11 तारीख को फिर से क्या आएगा ट्यूसडे आएगा। तो क्या करना, 7 दिन बाद क्योंकि रिपीट होते हैं तो इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच 20 का डिफरेंस है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 7 दूनी 14 और शेषफल कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे 20 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 7 7 2 14 6 मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस रिमाइंडर को कहाँ ऐड करना था मैं इसको जो मेरे पास डे गिवन है उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो ट्यूसडे प्लस 6, तो ट्यूसडे प्लस 6 क्या होगा जब आप ट्यूसडे देखो आप ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो जब 6 ऐड करो तो कहाँ पहुंचोगे आप मंडे पे पहुंच जाओगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 23 तारीख को क्या बार होगा, मंडे होगा इसका। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इस 84 का मैं देख लेता हूँ एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 84 का बी बिल्कुल सही है। इस तरह से क्या होगा 23 तारीख को मंडे होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 84 था। अब बात करते हैं 85 की। 85 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। यहाँ पे कौन दूसरे के साथ बिलोंग नहीं करता, टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार। आपको ऑड वन आउट करना है, जो आपको डिफरेंट दिखता है उसको आपने आउट कर देना है, उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जो टायर है, स्टीयरिंग व्हील है और इंजन है, ये क्या है, सारे के सारे कार के पार्ट्स हैं, कार के क्या है पार्ट्स। और ये क्या है खुद कार, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा डी कार, बाकी क्या है उसके पार्ट्स हैं और डी क्या है खुद कार, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो। अब क्वेश्चन है नंबर 86, ये क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। NOIDA is written as OPJEB, then DELHI can be written। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, n कितने का, n की जगह लिख रहा है o, n के बाद क्या आता है MNO, n के बाद ऑब्वियसली बात क्या आता है o, ठीक है। तो n के बाद तो कितने का शिफ्ट लिया है इसने यहाँ पे +1, मतलब हर एक लेटर में एक का शिफ्ट ले रहा है। शिफ्ट लेने का मतलब क्या है, देखो ये क्या करता है यहाँ पे NOIDA। अब ये n के बाद क्या आता है, n के बाद आता है o के बाद क्या आता है P, I के बाद क्या आता है J, D के बाद क्या आता है E और A के बाद क्या आता है B। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि आप NOIDA को OPJEB लिख सकते हो, OPJEB लिख सकते हो, तो आप DELHI को क्या लिखोगे। अब तो सिंपल हो गया ये D, अब आपको समझ भी आ गया होगा, DELHI को क्या लिखोगे आप। D के बाद क्या आता है ABCD E के बाद क्या आता है F, L के बाद क्या आता है M, H के बाद क्या आता है I और I के बाद क्या आता है J। तो इस तरह से आप दिल्ली को कोड वर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो EFMIJ ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑप्शन सी में मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ऐसा नहीं है, आपको बीएड में बहुत आसान भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये दिक्कत ये है कि आसान क्वेश्चन सभी को आते हैं। तो जो मेरिट है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। तो 87 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 87 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द स्कूल मिड टर्म एग्जाम राम हैज़ लोअर मार्क्स देन मोहन बट मोर देन सोनम हाउएवर कर्मा ऑल्सो हैज़ मोर देन राम हु हैज़ लोएस्ट मार्क। अब देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन है। मैंने पीछे भी आपको काफ़ी करवाए हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जो मेरी पिछली वीडियो देखते आ रहा होगा वो समझ गया होगा, वो कर भी लेगा इस क्वेश्चन को खुद से। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आई होप आपने इसको खुद से सॉल्व किया होगा। चलो हम भी यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन मिड टर्म राम हैज़ लोअर मार्क्स देन मोहन, राम के मोहन से कम मार्क्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन के ज़्यादा मार्क्स होंगे किससे, राम से, ठीक है। राम हैज़ लोअर मार्क्स देन मोहन बट हैज़ मोर देन सोनम, राम के मोहन से तो कम मार्क्स है पर सोनम से ज़्यादा मार्क्स है। तो मतलब राम के ज़्यादा मार्क्स है सोनम से, एस लिख रहा हूँ मैं सोनम के लिए, ठीक है। हाउएवर कर्मा ऑल्सो हैव मोर देन राम, ठीक है,
पर जो कर्मा है उसके नंबर भी ज़्यादा है किससे, राम से ज़्यादा उसका नंबर है हु हैज़ द लोएस्ट मार्क। अब क्या करता हूँ, इन सबको मैं एक ही ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले की बात करूँ, ठीक है, एम को मैंने किसके लिए लिखा था, मैंने एम मोहन के लिए। मोहन के ज़्यादा मार्क्स है राम से, ठीक है, और राम के ज़्यादा मार्क्स है राम के ज़्यादा मार्क्स है सोनम से, तो राम के ज़्यादा मार्क्स है सोनम से। और जो कर्मा है उसके भी ज़्यादा मार्क्स है राम से। अब देखो राम से ज़्यादा मार्क्स है, पर उसने ये नहीं बोला कि क्या उसके मोहन से भी ज़्यादा है, तो मतलब जो मोहन और ये जो मोहन है और ये जो कर्मा है ये आपके कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे। तो इनको मैं कॉमा से लिख रहा हूँ। इस कॉमा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो कर्मा और मोहन है इन दोनों के ही ज़्यादा मार्क्स है राम से, ठीक है। तो अब आपको ये मैंने सारी की सारी स्टेटमेंट है ये एक ही लाइन में कंक्लूड कर दी है। तो अब आपको क्या बताना है कि किसके मार्क्स सबसे कम है, सबसे कम किसके मार्क है, यहाँ पे सोनम के मार्क्स सबसे कम है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर यहाँ पे सुन लो कि 87 का जो ऑफिशियल आंसर की है वो क्या सही उत्तर देती है, ऑप्शन डी। तो ये ऑफिशियल आंसर की में क्वेश्चन गलत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा जो आपकी जो ये है ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि क्या कीजिए आप, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एचपीयू से, जब अभी आपका एग्जाम है, कि आप क्या करिए हमें ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। इसके लिए आप एक बात कर सकते हो, जो आपके सीनियर्स एचपीयू में हैं उनको बोलिए कि इससे रिलेटेड इस इशू को आप उठाइए, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है, चूज द मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस को चूज करना है। देखिए क्या सीक्वेंस बन सकता है। सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, जॉब, इंडिपेंडेंस, स्टडी, इनकम, एग्जाम। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, स्टडी करोगे। जब आप करोगे तो उसके बाद क्या मिलेगी, स्टडी करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। जब आपको जॉब मिलेगी उससे आपकी इनकम होगी। इनकम से क्या मिलेगी आपको, सॉरी एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, स्टडी करोगे। स्टडी करने के बाद क्या दोगे आप, एग्जाम के बाद क्या मिलेगी आपको, जॉब के बाद क्या होगी आपकी इनकम के बाद क्या मिलेगी आपको, इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो ये आपका एक ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो ऑर्डर किससे मैच होता है, ऑप्शन नंबर डी से मैच होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y एक्सीड x बाय 20% देन x इज लेस देन y बाय, ठीक है। यदि x y का 20% अधिक है तो x y से कितना कम है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि इफ y एक्सीड x बाय 20%, ठीक है, यदि y x से 20% ज़्यादा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ x और y, यहाँ पे दो लिख लेता हूँ। तो यदि x 100 है, ठीक है, यदि x 100 है तो y क्या होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि 20% एक्सीड करता है कौन, y x को। तो ऑब्वियसली बात है 100 का 20% कितना हुआ, 20, ठीक है। तो y यदि x 100 है तो y कितना होगा, 120। क्यों, क्योंकि ये y जो है वो x से 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो y कितना होगा, 20। अब आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, देन x इज लेस देन y बाय, तो x y से कितना कम है। अब आपको बताना है कि x y से कितना कम है। अब देखो यहाँ पे y 120 है और x 100 है, तो इन दो के बीच का डिफरेंस कितना है, पहली बात डिफरेंस इनके बीच का 20 है, ठीक है। तो x y से कितना कम है, 20 कम है। पर आपको बताना है परसेंटेज की फॉर्म में बताना है आपको, ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। तो कितना परसेंट कम है, तो देखिए, तो परसेंटेज जब भी आप निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो, परसेंटेज आप एग्जाम वाली परसेंटेज कैसे निकालते हो, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यही तो तरीका है परसेंटेज को निकालने का। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी फॉर्मेट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, x जो है यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देन x इज लेस देन y बाय, तो x y से कितना कम है, तो x y से कितना कम है, तो 120 माइनस 100 कितना कम है, 20 कम है, ठीक है। अब ये 20 को हमने देखना है कि 20 जो है ये y का कितना परसेंट है। तो ये इसको किस तरह से करूंगा मैं, इसको 20 बटे y कितना है आपके पास, y है आपके पास 120, 20 बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब मैं इसको इस तरह सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखना इसको सॉल्व करना आपने, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, इस तरह जब आप इसको सॉल्व करो तो उत्तर आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इस वाले को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो यहाँ पहुँचोगे आप, ऑप्शन सी पे पहुंच जाओगे। तो मैंने आपको तरीका बताया दोस्तों कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। आई होप आपको क्या होगा, आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से डील करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या कह रहा है, द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन
अरुण's मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज, ठीक है। जो अरुण की मोटरसाइकिल है, यदि उसके मोटरसाइकिल के टैंक को वो फुल कराता है तो वो फुल टैंक कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है, ठीक है। इफ ही स्टार्ट 25% मोर, if he start using 25% of more every day, for how many days will the tank full of petrol last? अभी क्या कह रहा है, अभी देखो, जब वो जो अरुण है, जो उसका टैंक है वो कितने दिन तक चलता है? यदि उस अपने पेट्रोल के टैंक को फुल करवा दे तो 10 दिन तक चलता है वो, ठीक है। यदि अब वो क्या करे, यदि उस पेट्रोल को 25% ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दे, कैसे यूज़ करेगा वो 25% ज़्यादा? मान लो पहले वो 100 किलोमीटर चलता था डेली, ठीक है। जब वो 100 किलोमीटर डेली चलता था तो उस समय जो उसके पेट्रोल की टंकी थी वो कितने दिन तक चलती थी? 10 दिन तक चलती थी, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो? अब 120 किलोमीटर चल रहा है। अब क्योंकि वो 120 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, तो मतलब 120 किलोमीटर चल रहा है तो अब ज़्यादा पेट्रोल लगेगा उसको, ठीक है, ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, ठीक है। अब ये इन नंबर से मत जाइए आप, 100, 120, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। अब आपको बताऊंगा मैं इसको किस तरह से करना है। मैंने आपको टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि टाइम, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया था आपको कि जो टाइम है इसको याद रखना। एक बार कॉन्सेप्ट में आपको याद दिला दूं, उसके बाद मैं इसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करूंगा। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, एक कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था आपको, ठीक है। इसको आप याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को मैं लास्ट में यूज़ करूंगा, इस क्वेश्चन के लास्ट में इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को यूज़ करूंगा, ठीक। अब देखो, अब ये इसको किस तरह से, इसको आप किस तरह से देख सकते हो टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग, कि देखो ये क्या कह रहा है कि द टैंक ऑफ फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण's मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज, ठीक है, कि 10 दिन तक चलता है पेट्रोल का पंप, तो पेट्रोल का टैंक। तो इसको कैसे देखता हूँ कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, इस तरह से देख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल देख सकता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? यदि किसी काम को वो 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 काम, 1/10 काम, उसका 10th पार्ट ही तो करेगा। यदि कोई काम वो 10 दिन में करता है तो उसका 10th पार्ट ही तो वो एक दिन में करेगा, तो 1/10। ये 1 क्या है? ये कंप्लीट वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 क्या है? यदि उसको एक कुर्सी बनानी है, ठीक है, यदि उसका काम था एक कुर्सी बनाने का, तो यदि उस एक कुर्सी बनाने को 10 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितनी कितनी कुर्सी बनाएगा? 1/10 कुर्सी बनाएगा। तो ये यहाँ पे ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/10 ऑफ द वर्क करेगा वो एक दिन में। तो ए का एक दिन का वर्क आपके पास आ गया। अब क्या करता है, यदि भाई 20% मोर एफिशिएंसी के साथ कोई काम करे, अब देखो मैं एफिशिएंसी वाले के साथ रिलेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको डिटेल में आपको लिख के बताऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगा कि इसको आपको अच्छे से बताना चाहिए एक बार। तो यदि अब क्या करो, यदि अब क्या हो, यदि वो ए अब 25% मोर एफिशिएंसी के साथ काम करने लग जाए, तो अब उसे कितना टाइम लगेगा? 25%। देखिए ए का एक दिन का काम कितना है? 1/10, ठीक है। तो ये ए का एक दिन का काम है जब वो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं थी, मतलब 25% मोर एफिशिएंसी के साथ ये काम नहीं किया उसने, ये नॉर्मली उसने 1/10 काम किया। अब देखिए, यदि वो 25% मोर एफिशिएंसी के साथ काम करे तो जो एक दिन में ये काम करता है 1/10, इसमें भी क्या करेगा? 25% मोर वर्क करेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एक दिन के काम का 25% निकालना पड़ेगा। तो देखो 1/10 का सबसे पहले आप क्या करो? 25% निकालो, 25%, ठीक है। तो 20% ये आप 100 लिख दो, 25/100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 4, ये 0 10 ही रहेगा ना, ये हो जाएगा 40, 1/40 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 1/40, ठीक है। तो 1/10 का 25% कितना हुआ? 1/40, ठीक है। अब यदि 25% मोर एफिशिएंसी के साथ वो काम करे तो अब वो एक दिन में कितना काम करेगा? विद एफिशिएंसी, अभी लिखिए मत आप, ठीक है। यदि आप लिख रहे हो तो लिखिए मत, लिखवाने के लिए मैं अलग से लिखवाऊंगा, अभी आप बस समझिए। विद एफिशिएंसी के साथ कितना काम करेगा? जब वो 25% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, अब वो एक दिन में कितना काम करेगा? देखिए 25% मोर वर्क करेगा। तो देखिए जितना वो पहले काम कर रहा था उतना तो वो करेगा ही करेगा, तो 1/10 तो वो करेगा, पर इस बार ज़्यादा करेगा। कितना ज़्यादा? 25% मोर। तो 25% कितना है? 1/40, इसलिए मैंने प्लस 1/40 किया। लगा आपको पता कि मैंने 1/40 क्यों ऐड किया? क्योंकि 1/10 तो वो पहले भी कर रहा था ना, जब वो उसके पास 25% मोर एफिशिएंसी नहीं थी। पर अब क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास 25% मोर एफिशिएंसी है, इसलिए 1/10 काम तो वो करेगा ही करेगा, प्लस उसमें 140 और काम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इस बार 5/40, तो ये क्या आएगा? 8, तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है, 1/8। तो इस तरह से मैं आपको समझा रहा था। अब इस पूरी चीज़ का यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इस पूरी चीज़ को मैं आपको लिख के बताऊँगा अच्छे से। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि क्या हो, आप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था ये, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको, अब देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं जूम आउट कर देता हूँ, ऐसे जूम आउट कर देता हूँ,
ताकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस यहाँ पे लिखने के लिए बचे। देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ डेज फॉर विच अरुण टैंक्स लास्ट, मतलब अरुण का टैंक कितने दिन तक चलता है, विच इज इक्वल टू 10 डेज, 10 दिन तक चलता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द टैंक विच एम्प्टी इन 1 डे, पार्ट ऑफ टैंक विच एम्प्टी इन 1 डे, एक दिन में कितना, उस टैंक का कितना पार्ट एम्प्टी हो जाएगा। यदि वो टैंक 10 दिन तक चलता है तो एक दिन में कितना पार्ट एम्प्टी होगा, उसका 1/10 पार्ट एक दिन में एम्प्टी होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 1/10 का 25% निकालना है, ठीक है। क्यों मुझे निकालना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब मैं 25% मोर पेट्रोल वेस्ट कर रहा हूँ, 25% मोर पेट्रोल वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं अभी इस 1/10 का 25% निकालता हूँ। जब मैं इस 1/10 का 25% निकालूंगा तो जो मैंने अभी देखा वो किसके इक्वल निकल के आता है, 1/40 के इक्वल निकल के आता है। 1/40 किसके इक्वल आता है, 1/40 के इक्वल निकल के आता है, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर अब मैं क्या करूँगा, अब देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, पार्ट ऑफ द टैंक empty in 1 day when he uses 25% मोर पेट्रोल। अब देखो, अब जब वो 25% मोर पेट्रोल यूज करता है तो एक दिन में कितना, एक दिन में तो उस समय क्या होता है कि एक दिन में कितनी टंकी उसकी एक दिन में खाली होती है। तो इस बार क्या होगा, 1/10 तो होगा ही होगा प्रीवियस वाला, ठीक है। अब उसमें प्लस आपको 25% और ऐड करना पड़ेगा, तो 25% क्या था, 1/40। जब आप इसको ऐड करोगे तो हमने पिछली बार भी देखा था, ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 1/5/40 विच इज इक्वल टू 1/8। ये 1/8 क्या है, 1/8 है टाइम टेकन इन 1 डे, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि टाइम एंड वर्क में एक रिलेशन होता है कि टाइम, अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि अगर 25% के साथ एफिशिएंसी के साथ वो 25% मोर एफिशिएंसी के साथ वो यदि टैंक ड्रेन हो रहा है तो आपको बताना है कि अब कितना टाइम लगेगा उस टैंक को एम्प्टी होने में, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ठीक है। और आप इसको कैसे लिख सकते हो कि वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम आपको मिल गया है 1/8, इसको पुट कर देना यहाँ पे टाइम की जगह पे, फिर आपको वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्क क्या होगा कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा खाली वो, तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू 1/1/8। 1/1/8 क्या होगा, ये रेसिप्रोकल ऊपर लेके इसका हो जाएगा, तो वर्क कितना निकल के आएगा, 1 × 8/1 विच इज इक्वल टू 8। तो 8 डेज, तो कितना समय लगेगा उसको, 8 डेज लगेंगे। अब उसको खाली होने में पहले कितने दिन लग रहे थे, 10 दिन, पर यदि 25% मोर पेट्रोल खर्च करेगा वो डेली, तो अब कितने दिन लगेंगे उसको, 8 दिन। तो आई होप दोस्तों आपको क्या आया होगा, जितना भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी अच्छे से समझ नहीं आता है, आप उसको बार बार सुनिए। और मैंने कोशिश की है क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करवाने की, और ताकि आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर पाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम देखेंगे कि इस बार कहाँ कौन कौन से सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हमने 2-3 मिनट में उस सेक्शन को देखेंगे और उसी के साथ हमारी जो है आज की ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, उस सेक्शन को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्या कर लेते हैं, इसको कंप्लीट एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं, और फिर इसको कंक्लूड करते हैं कंप्लीट वीडियो को। तो इसमें यदि हम 2021 की बात करें, जो 2021 में आपको पेपर हुआ था, उसमें कौन कौन से सेक्शन से आपसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, यदि मैं उसकी बात करूं तो टाइम एंड क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, क्लॉक से रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार 2021 में। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग और ईजी सी होती है, आपने देखा बहुत ईजी सी होती है, और इससे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले हमने किए थे, 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, और फाइंड ऑड वन आउट, आपको फाइंड करना था कि इनमें से कौन सा ऑड है, उसको 2 क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे गए थे। कॉमन सेंस से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन था,
ठीक है, जहाँ पे वो जॉब इंडिपेंडेंस वगैरह वाला था, वो थोड़ा कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन था। और सीरीज फॉर्मेशन से आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे सीरीज दी गई थी और आपसे मिसिंग सीरीज बतानी थी कि भाई यहाँ पे कौन सा आएगा। और फाइंड रिलेशन आपको बताना था कि एज ए इज रिलेटेड एज ए इज रिलेटेड टू बी, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन होते हैं। देखो वहाँ पे इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिलेशन से, मतलब यदि एक चीज़ इससे इस तरह से रिलेटेड है, तो जैसे स्मेल जो आपने देखा भी वो किस तरह से रिलेटेड थी, जैसे स्मेल को, स्मेल वाला क्वेश्चन आपने देखा था वो किस तरह से रिलेटेड था, तो उस तरह से ये क्वेश्चन, ये वो वाले उस टाइप के क्वेश्चन हमने रिफाइंड रिलेशन वाले पार्ट में रखे हैं। ठीक है, परसेंटेज से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद आपसे इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन लेस देन वाले, जो आप जहाँ आप यूज़ करते हो, तो उससे आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए। और फिर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, और कैलेंडर प्रॉब्लम से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ आपको फोकस इनइक्वालिटी रीजनिंग पे आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैलेंडर प्रॉब्लम। तो यहाँ देखेंगे आप ये क्वेश्चन, जो ये पोर्शन है, इसके अलावा जो जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एज प्रॉब्लम है, ठीक है, और जैसे आपसे कोडिंग रिकोडिंग है यहाँ पे, ठीक है, और डाइस है, ठीक है, और सीरीज फॉर्मेशन जैसे जो जिससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो कभी आएंगे ही नहीं। तो इस वही टॉपिक सिर्फ मैंने यहाँ लिखे हैं जिनसे जिनसे आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो आपको इन टॉपिक में से किसी को भी स्किप करके आप एग्जाम में नहीं जा सकते। इन सभी टॉपिक्स को आपको इक्वली पढ़ना है और इक्वली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो आज का 2021 का जो हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उसका कंप्लीट एनालिसिस हमने यहाँ पे किया। आई होप दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस आपको समझ आया होगा और आपको पता लगा होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्या आपको जो मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है। तो ये सभी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और साथ ही साथ जो बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, जिनको आप जानते हो, उन सभी के साथ इनको क्या कर सकते हो, आप रिकमेंड कर सकते हो, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी जो मैं यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, नॉलेज प्रोवाइड कराता हूँ, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।